हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आरपी टीचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। क्लास भी आपकी फर्स्ट होगी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने से पहले हम कुछ और संख्याएं समझ लेंगे, यानी कि वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें कुछ और संख्याएं पढ़नी होंगी, जो कि हमने 9th और 8 में पढ़ी हुई हैं। चलिए उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं पहली संख्या क्या होगी आपकी। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं अनंत तक ले जाते हैं। इन संख्याओं में ना ही तो जीरो होना चाहिए और ना ही आपका माइनस की कोई संख्या होनी चाहिए। ये कितने से शुरू होंगी? 1 से शुरू होंगी। चलिए देखते हैं। जैसे आपका होगा 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा? आपका अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 1 से शुरू करते हैं अनंत तक ले जाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट संख्या। नेक्स्ट संख्या क्या होगी इसकी? अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होंगी? पूर्ण का मतलब होता है पूरी संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होंगी? चलिए समझते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या होंगी जिन्हें हम 0 से शुरू करते हैं अनंत तक ले जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में ही हम 0 जोड़ देते हैं, यानी कि हम पूर्ण संख्याओं को 0 से शुरू करते हैं अनंत तक ले जाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, यानी कि आपका कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 0 से शुरू करते हैं और इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, यानी अनंत तक ले जाते हैं, तो पूर्ण संख्या कहलाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बाद पूर्णांक संख्याएं। अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इन्हें बोलेंगे इंग्लिश में इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होंगी? पूर्णांक का अर्थ समझेंगे पहले। पूर्णांक का अर्थ ये होता है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ना कि कोई अधूरा अंक नहीं होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 2.5 1.5। तो इसमें हम देखेंगे पूरा अंक कौन सा है। तो पूरा अंक आपका 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन 2.5 यानी कि 1.5 आपका पूरा अंक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में लिखा है। ये डेसिमल नंबर है, इसे बोलेंगे हम डेसिमल नंबर, यानी कि अधूरा है। या तो 2 होता या फिर 5 ही होता, तो तब ही ये पूरा पूरा अंक माना जाता है। इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। ये 2.5 नहीं होगी और 1.5 नहीं होगी। ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएंगी। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी धनात्मक और एक होती है आपकी ऋणात्मक।
चलिए हम यहाँ लिखते हैं दायां पक्ष की ओर, दायां पक्ष, ये होगा आपका बायां पक्ष, बायां पक्ष। यहाँ राइट हैंड में लिखेंगे हम प्लस की संख्या, यानी कि धन वाली संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहाँ लेफ्ट में लिखेंगे -1 लिखेंगे, -2 -3 -4। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। लेफ्ट साइड जो लिखेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। तो 0 से बड़ी जो संख्या होंगी उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो 0 से छोटी होंगी उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं हम सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे सम संख्याएं। चलिए हम समझते हैं। यहाँ जैसे हुआ 2 हुआ, 4 हुआ, यहाँ 6 हुआ और 8 हुआ, 10 हुआ। तो ये सभी संख्या एक ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये सभी संख्या कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब कोई आपको बड़ी संख्या समझना है ये सम है या विषम है, तो कैसे पहचानेंगे? तो हमें ध्यान देना है 2, 4 और 6 और 8, इसका ध्यान देना है। इकाई का अंक, इन अंकों में से एक अंक होगा कोई, तो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या कौन सी होगी, सम संख्या होगी। तो देखेंगे हम, जैसे आपका लिखा 24, 26, 28, 72। अब देखेंगे कि ये सभी संख्याएं सम संख्या होंगी। क्यों होंगी? समझो इसको। यहाँ पर जो इकाई का अंक है क्या है? सम है। इकाई का अंक क्या है? सम है। केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, तभी हम समझ पाएंगे ये सम है या विषम है। चलिए समझते हैं अब विषम संख्या है। विषम संख्या, जनरली विषम संख्या और सम संख्या अधिकतर स्टूडेंटों को आती होंगी, लेकिन फिर भी हम समझ ले रहे। तो यहाँ समझेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होंगी? ओड नंबर, इन्हें बोलेंगे ओड नंबर। ओड नंबर क्या होगा? जस्ट सम संख्या का अपोजिट होगा। ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी? जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इसके बाद हुआ आपका 11 हुआ, ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। आपकी मेन संख्या कौन सी होंगी? ये चारों संख्या होंगी, और इसके अलावा एक और संख्या है जो कि हम 9। तो इन सभी संख्याओं में से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है तो आप समझेंगे कि ये विषम संख्या। जैसे हम समझेंगे 253, 471, यानी कि 200,
75। तो अब देखेंगे इसमें कैसे पहचानेंगे ये सम है विषम है। तो हमको केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। ये कौन सा अंक होता है? इकाई का अंक, इकाई का अंक होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? विषम है। तो हम समझेंगे कि ये सभी संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। इसमें भी इकाई का अंक क्या है? विषम है। तो ये भी संख्या क्या होगी? विषम होगी। इसमें क्या है? 5 क्या है? विषम है। तो ये भी संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। चलिए इसके बाद समझते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या क्या कहलाएंगे? तो इसकी डेफिनेशन समझिए आप। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से और अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। फिर से समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का तथा स्वयं का और अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। चलिए हम समझते हैं। तो देखेंगे हम भाज्य संख्या क्या होंगी। यहाँ से ये 4 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पर 8 भी होगा, यहाँ भी 12 भी होगा। तो हम समझेंगे इन संख्या ये भाज्य हैं संख्या या नहीं है। तो कैसे समझेंगे इसको? तो यहाँ देखेंगे हम भाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है, समझते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से तथा अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। चलिए समझते हैं। यहाँ 4 हुआ, जैसे 4 है, 1 का तो भाग चला ही जाएगा। 1 एक ऐसी संख्या, किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए या फिर भाग कर दीजिए, वो चला ही जाता है। गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या में, भाग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या में। तो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 ही आएगा। अब 4 एक खुद ही स्वयं संख्या है। अब 4 से खुद ही इसका भाग देंगे, यानी 4 का भाग देंगे 4 में, तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 से भी कट गई है और स्वयं से भी कट गई है। अब देखते हैं किसी और अन्य संख्या से कटती है। तो देखेंगे यहाँ 4 होगा, 4 को हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो भागफल कितना आया? 2 आया। तो हम समझ गए हैं कि ये किसी और संख्या से भी कट रही है, तब ये वाली संख्या क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या है। ऐसे ही आप देख लेंगे, यहाँ पर 9 देखेंगे। अब 9 को क्या है? 1 से तो कट ही जाएगी, 9 ही आएगा। और 9 को 9 से ही काट देंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि यहाँ 1 से भी कट गई है और स्वयं से भी कट गई है। अब किसी और संख्या से भी कट सकती है क्या? हाँ, 9 3 से कट सकती है, 3 3 का 9, यानी कि अन्य किसी और संख्या से भी कट रही है। इसलिए ये वाली संख्या क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब कि 9 हुआ, 1 हुआ, अन्य किसी और संख्या, ये भी तो 3 है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या होंगी, यहाँ 24 देखते हैं। अब 24 कितनी संख्याओं से कटता है? 1 से, स्वयं से तो सभी संख्या काटनी है। अब देखते हैं यहाँ 2 से भी काटेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ हम 24 को 3 से भी काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब इसके बाद 24 को हम किससे काटेंगे? 6 से, तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा, है ना। तो अधिक गुणनखंड भी अन्य किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। चलिए आप समझते हैं अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं में आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाती है, तो आप लिखेंगे 4। 4 सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। अब यहाँ देखेंगे हम अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलेंगे इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होंगी? चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से कट जाएं, अन्य किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या फिर डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। चलिए हम देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका क्या हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, इसके बाद 7 हुआ, यहाँ 11 हुआ। अब देखते हैं क्या 2 में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ देखेंगे हम 2 को 1 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को यदि स्वयं से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब बताइए इस 2 में किसी और संख्या का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार आपका 5 हो गया। 5 में किसी और संख्या का भाग नहीं देंगे, एक का तो चला ही जाएगा और यहाँ पर स्वयं का ही चला जाएगा, अन्य किसी और संख्या का नहीं जाएगा, किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या अभाज्य आपकी 2 होगी। और एक बात और समझना है इसमें कि सम संख्या अभाज्य संख्या केवल 2 ही होगी। ये सम है, इसके अलावा 2 के अलावा सभी संख्या जितनी अभाज्य होंगी वो सभी संख्या विषम होंगी। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या जो कि अभाज्य है। ठीक, तो अब हम समझ गए हैं अभाज्य संख्या। चलिए अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। इस प्रश्नावली में सह अभाज्य का समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ही समझना पड़ेगा। तो देखते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होंगी? इसकी डेफिनेशन समझना आप। ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी 1 हो, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि हमें ये समझना कि 2 संख्या होंगी, उन 2 संख्याओं का मासा 1 होना चाहिए, यानी कि HCF 1 होना चाहिए। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं हम, जैसे हम लिखेंगे 2 5, यहाँ 7 8, यहाँ पर 12 और लिखेंगे यहाँ पर 7। अब देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रही है, तो हम इन दोनों का निकालेंगे क्या? मासा, यानी महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोलेंगे HCF, यानी कि हाई कॉमन फैक्टर। तो इन 2 और 5 का हम निकालेंगे क्या? मासा। तो मासा भी निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है गुणनखंड विधि से, एक होता है आपका भाग विधि से, है ना। तो हम समझेंगे। अब क्या कोई ऐसी संख्या है कि दोनों को काट दे, तो एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है कि दोनों को काट दे, और नहीं काटेगी तो इसका HCF क्या होगा? आपका 1 ही रहेगा। तो ये दोनों संख्या क्या होंगी?
सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो तो वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या है। यहाँ हम निकालेंगे 7 और 8 का भी हम निकालेंगे, मासा निकालेंगे, 1 से काटेंगे 7 आया, यहाँ 8 आया, 1 से तो सभी कटते ही जाएंगे, तो इसका मासा क्या होगा? 1। समझ में आया आपको? यहाँ देखेंगे हमें ऐसी दो संख्या लेना जिनका मासा 1 हो, तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, मासा हम अगली प्रश्नावली में समझेंगे भाग विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं अब अगली संख्या। अगली संख्या समझते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हमको समझना है इसमें। तो परिमेय संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या वह संख्या होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, यानी कि अंश बटा हर में लिखी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं हम, आपने भिन्न तो पढ़ी ही होगी। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर। तो अंश को हम मान लेते हैं P और हर को मान लेते हैं Q। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या होगा कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस बराबर हमने बराबर लिख दिया, Q बराबर लिख दिया, इसको काट दिया, तो इसका अर्थ है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए, चलिए समझते हैं। यदि हम किसी संख्या में, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो इसका भागफल जो जाता है ना, पॉइंटों में जाता है, यानी कि इनफाइनाइट तक जाता है। ये 0 का यदि हम भाग देते हैं तो इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए हम Q का मान 0 नहीं लिखेंगे। अब जब कोई भी संख्या पॉइंटों में जाती हैं और चली ही जाती है, यानी कि अनंत तक जाती है, तो वो संख्या कभी भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे कि जो P/Q है, तो कौन सी संख्या ऐसी परिमेय संख्या होंगी? ऐसी कि 3/2 हुआ, 5/6 हुआ, यानी 1/2 हुआ, और 5/3 हुआ, इस तरीके से। और आपकी 4 भी हो सकती है, यहाँ पर 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें बटे में क्यों नहीं लिखी है, तो क्या आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो? 1 लगा सकते हैं, हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए बटे में हो गई है, P/Q के रूप में लिख चुकी है, इसलिए इस संख्या को भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक, समझ में आया आपको रेशनल नंबर? चलिए अब समझते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी? ये होंगी आपकी परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए हम देखते हैं, जैसे √2 हुआ, √5 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, यहाँ तक कि आपका पाई होगा। तो आप समझिएगा ये रूट में क्यों होंगी? अब रूट में इसलिए होंगी, ये जो रूट में संख्या होंगी तो इनकी जो वैल्यू है आपकी जो निकलती है पॉइंटों में निकलती है और ये बढ़ती ही जाती है, यानी कि इनफाइनाइट तक ही जाती है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। इसलिए हम इन संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो बहुत अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे? अब देखेंगे, अब जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम रूट में 4, यहाँ रूट में लिखेंगे 16, इस तरीके से रूट में लिखेंगे 64। तो आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे ये भी अपरिमेय संख्या हो सकती है। नहीं, ये संख्या इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा निकल आता है। यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण संख्या निकल आती है, यानी पूर्णांक संख्या निकल आती है। 2 निकल आया, यहाँ पर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। यहाँ पर इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये तो सभी संख्या परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसकी बटे में 1 लिख सकते हैं। केवल इनका जो वर्गमूल निकालते हैं तो ये पॉइंटों में निकलता है, वो अनंत तक जाता है, इसलिए ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं हम, पाई आ गया। कुछ बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कि पाई क्यों है। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। और जब 22/7 होता है तो ये तो p/q के रूप में लिखी हुई है संख्या। जब ये p/q के रूप में लिखी हुई है संख्या तो ये तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और पाई का मान यही होता है 22/7। लेकिन हम समझते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। तो देखेंगे कि पाई पर रिसर्च बहुत चलती रही, मतलब कि जो पाई है, पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग में वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू निकलती है ये भी पॉइंटों में निकलती है, यानी अनंत तक चली जाती है, अनंत तक। ये तो 22/7 हम लगभग में वैल्यू रखते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका जो मान रहेगा ना 22/7, ये होगा 22/7 होगा, ये होगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है। समझ में आया? पाई क्यों है अपरिमेय संख्या? पाई इसलिए अपरिमेय संख्या कि इसकी जो वैल्यू 22/7 है, ये लगभग में वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसकी सही वैल्यू है, पॉइंटों में चली जाती है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब समझते हैं हम इस चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या है। इतनी संख्याएं हमको समझना जरूरी था। यहाँ देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या होंगी? वास्तविक संख्या क्या होंगी? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होंगी। तो देखो, परिमेय संख्या में तो लगभग सभी संख्या आ जाती हैं, जो पूर्णांक संख्या होंगी वो भी आ जाती हैं, प्लस में लिखते हैं और माइनस में। परिमेय संख्या प्लस में भी होंगी और माइनस में भी होंगी। जैसे हम माइनस के 1/2
5 लिखेंगे तो ये भी परिमेय संख्या है, माइनस में भी है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखेंगे √3। तो देखो यहाँ पर जैसे √3, √2 और √5 परिमेय संख्या लिखेंगे, यानी कि 2/5 यानी 6/7। इस तरीके से परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आज हमें केवल इस वास्तविक संख्याओं का इंट्रो पढ़ना ही था, जो कि इतनी संख्या हम पढ़ चुके हैं। अब अगली जो प्रश्नावली आएगी 1.1 वो अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं।